लॉगरिथमिक फंक्शन पहले थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है? रेज योर हैंड्स, वहीं पे ही बैठ करके अपने हाथ ऊपर कर दो। क्या सबने थोड़ा Sir, बहुत? I have also done. गुड। सो बेसिक डेफिनेशन तो सबको पता होगी कि इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a, ऐसे ऐसा करते हैं, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं log ऑफ x बेस a, ठीक है। और डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a रेज टू द पावर y, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है, x इक्वल टू a रेज टू द पावर y। बट यहाँ पे एक दो कंडीशंस हमें याद रखनी पड़ती है। क्या क्या कंडीशन होती है? एक कंडीशन होती है कि, अच्छा इसमें कुछ कुछ टर्म्स भी बता देता हूँ मैं पहले। दिस x इज नोन एज द नंबर, विच नंबर, जिसका हम लॉग ले रहे हैं। द a इज नोन एज बेस एंड y इज नोन एज द वैल्यू, वैल्यू ऑफ लॉग। तो डेफिनेशन जनरली हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं। डेफिनेशन मुझे जब भी याद रखनी होती है तो मैं बोलता हूँ कि नंबर इक्वल टू बेस रेज टू द पावर वैल्यू, नंबर इक्वल टू बेस रेज टू द पावर वैल्यू। तो कभी कभी हमें क्या करना होता है, हम यहां से लॉग पे जाते हैं, कभी कभी लॉग से इस पे आते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो फॉर्म लिखा है दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दिस वन इज लॉगरिथमिक फॉर्म। तो जब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताऊंगा तब भी तुम्हें बताऊंगा ये सेम चीज। तो डेफिनेशन हम बोथ साइड यूज कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा लिखा होगा तो हम इधर आएंगे, ऐसा लिखा होगा तो हम इधर आएंगे, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो, पहला कंडीशन ये है। एंड बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है दैट मीन्स वहां पे कुछ गड़बड़ है, वो रॉन्ग है, तो हमें वो देखना पड़ेगा। तो नंबर शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड बेस इज ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन, ये हमें याद रखना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? मुझे डाउट है, ये कंडीशन आया कहां से, पहले ये बताओ। प्रथमेश से स्टार्ट करते हैं। प्रथमेश बताएगा कि कंडीशन कैसे आया। सर x नंबर है तो अगर वो जीरो होगा तो जीरो रेश टू एनीथिंग इज इक्वल टू, बट यहाँ पे देखो, मतलब अगर ये जीरो है, ये जीरो है, सपोज मैं ए को भी जीरो रख हाँ दूं, जीरो इक्वल टू जीरो आ जाना चाहिए, बट मैंने जीरो नहीं लिया, क्यों? काव्या का टर्न है, अब काव्या बताएगी। So I guess, no, I don't know it. I'm not sure. ओके, गेस करो। मैंने कभी लॉग पढ़ा नहीं, तो फिर if anything, wait, I don't know. अभिनव ट्राई कर। Sir, if any number is so if we take an example, if we assign a the value of 2 and x to be 0, then if 2 raised to any value will not give us the answer 0. So Okay. hence, So we can say that if a is positive, in that case x is positive for sure. yes. But if a is zero, A is 0, then x can be zero. Then x can be zero. yeah. And if a is negative, then x can also be negative. Right? मानसी, तुझे कुछ आइडिया है? What is happening? नो सर। चलो ठीक है, तो अब तुम लोगों का असाइनमेंट है आज ये। अब जरा तुम इस पर रिसर्च करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना। फिर मैं एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक चीज जो तुम लोग लैक कर रहे हो वो ये है कि तुम्हें फंक्शन का डेफिनेशन नहीं पता है। बट स्टिल तुम थोड़ी रिसर्च करके आओगे तो डिस्कस करने में मजा आएगा, ठीक है। बट टिल देन जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ वो ये है, you have to remember x is greater than 0, that means number should be greater than 0, and base should be greater than 0 and not equal to 1, that you have to remember, okay. And most of the time we use this definition to solve the problems of logarithm. For example, if I'm saying find the value of log of 8 base 2, suppose I'm saying find the value of this, so क्या करोगे,
you just have to consider it as x or a or y, whatever you want to consider it, and then use the definition. तो बोलोगे number equal to base raised to the power value, and then यहाँ पे 2 के पावर में है तो उसको भी हम 2 के पावर में रखेंगे, तो it is 2 cube equal to 2 power x. So हम compare करेंगे, base same है तो powers must be same, so x equal to 3. Similarly, if I'm saying suppose for example 2, if I'm saying log of 343 base 7, we have to find. So consider it as x. Then 343 will be what? 7 raised to the power x. Now 343 can be written as what? 7 cube. Again, base is same, so powers are same. So it will be x equal to 3. So this is the basic definition, and by using the basic definition, we can calculate the values of log. So just note it down, and then we are going for some more examples. ठीक है, कुछ questions दे रहा हूँ solve करने के लिए. You just have to evaluate them. Number 1 is log of 8 base 4. Number 2 is log of 1024 base 2 root 2. Number 3 is log of 343 base 1 by 49. And number 4 is log of बेस में है 2 माइनस रूट 3 एंड यहाँ पे है 2 प्लस रूट 3. नंबर 5 इज बेस में है रूट 3 माइनस 2. ठीक है, कितने करो पहले. हाँ यार, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? So 3/2. ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर है 3/2. सेकंड का आंसर 18. 18 नहीं यार, 20/3. कितने लोगों से आ गया 20/3? प्रथमेश. मानसी आया? सर 9 आया. नहीं नहीं नहीं. काव्या? Sir, 9. सेकंड का आंसर 9 कैसे आ रहा है यार? इसको हम लोग log ऑफ 1024 और बेस में लिखा हुआ है 2 रूट 2, इसको हम लोग x लिखेंगे, तो ये तुम्हें मिलेगा 1024 equal to 2 root 2 whole raised to the power x. Now 1024 can be written as 2 raised to the power 10, and 2 root 2 can be written as 2 raised to the power 3/2. x बेस सेम है तो पावर्स कंपेयर करो, पावर्स कंपेयर करोगे तो इट विल बी 3x/2. सो x का वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगा? 20/3. थर्ड क्या दिख रहा है? log ऑफ 343 बेस 1/49 ऐसा दिख रहा है. इसको हम इक्वेट करेंगे x से, तो हमें क्या दिखेगा? 343 इक्वल टू 1/49 रेज टू द पावर x. तो हम 343 को हम बोल सकते हैं 7 क्यूब, और 49 को हम बोल सकते हैं 7 रेज टू द पावर -2, और वो x हो जाएगा. अभी बेस सेम हो गया तो पावर सेम करेंगे, तो x का वैल्यू आएगा -3/2. फोर्थ क्वेश्चन है log ऑफ 2 प्लस रूट 3. ये नंबर में लिखा हुआ है और बेस में लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 3. तो मैंने इसको इक्वेट किया x से, देन 2 प्लस रूट 3 कैन बी रिटन एज 2 माइनस रूट 3 रेज टू द पावर x.
ऐसा आ जाएगा। नाउ बेस हमें सेम करना होता है, बट यहाँ पे तो बेस सेम हो नहीं रहा है, दिख ही नहीं रहा बेस सेम होता हुआ। तो मैं क्या करूंगा, ये 2 + √3 का जो कॉन्जुगेट होता है दैट इज 2 - √3, उससे मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे, उसको एज इट इज रहने देते हैं। अब इधर करोगे तो a - b a + b करोगे न्यूमरेटर में, तो वो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है 1, और यहाँ पे आने वाला है 2 - √3, और इधर लिखा हुआ है 2 - √3 x। अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन और करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 - √3 था, इसको मैं न्यूमरेटर में लेकर के आऊंगा, तो इट इज 2 - √3 और यहाँ पे 2 - √3 बेस सेम है तो हम पावर्स को सेम करेंगे, तो इट विल बी x = -1। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बोलो जल्दी से। हाँ यार, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से मुझे बताओ। सर पहले -1। -1, गुड। मानसी -1 आया। काव्या? -1. हाँ, काव्या तेरा? सर वो -1 नहीं होगा ना, बिकॉज वो 3 - 4 हो जाएगा, तो फिर 0 रूट्स तो ही ना होंगे। अभिनव तेरा क्या है? सर वही कंफ्यूजन है मुझे भी, बट -1 हो सकता है, माइनस और +1। नहीं यार, अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है √3 + 2। मैं बताता हूँ कि तुमने कैसे किया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है √3 - 2, तुमने इसको x अज्यूम किया होगा, तो ये आएगा नंबर इक्वल टू बेस रेज टू द पावर वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो जैसे तुम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो कॉन्जुगेट है √3 - 2, यहाँ पे भी करोगे √3 - 2, यहाँ पे करोगे √3 + 2, और इधर आएगा √3 - 2 रेज टू द पावर x। फिर तुम क्या बोलोगे कि अब हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि ऊपर आ जाएगा यहाँ पे व्हाट, -1 अपॉन √3 - 2, और यहाँ पे आ रहा होगा √3 - 2 रेज टू द पावर x। अब प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर कुछ ऐसा अलग सा दिख रहा है, √3 - 2 पावर x दिख रहा है, और यहाँ पे नंबर कुछ और दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको ऊपर लेकर के भी जाएंगे, सोच के देखो, माइनस तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें जो नंबर दिख रहा होगा वो होगा 2 - √3। अगर तुम ऊपर लेकर के भी जाओगे तो इट विल बी 2 - √3 रेज टू द पावर -1, और यहाँ पे दिख रहा है √3 - 2 रेज टू द पावर x। यहाँ तो बेस सेम हो ही नहीं रहा है, तो -1 आने का तो चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे आता है नो वैल्यूज ऑफ x। अब यहाँ पे नो वैल्यूज ऑफ x क्यों आता है? तुम अगर इतना सब कुछ नहीं भी करते, क्योंकि ये तो वैसे भी हम कंपेयर करेंगे तो इक्वल हो नहीं सकता कभी भी, तुम यहाँ पे ही देखते, अगर क्वेश्चन में ही देखते, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में जो बेस लिखा हुआ है दैट, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में जो बेस लिखा हुआ है दैट बेस, दैट मीन्स √3 - 2 इज एक्चुअली नेगेटिव। बेस इज नेगेटिव बिकॉज √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.73। 1.73 - 2 करोगे तो नेगेटिव आ रहा है, और बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। लॉग की कंडीशन मैंने पहले बताई थी। तो अगर बेस नेगेटिव हो जाएगा तो लॉग कुछ भी वैल्यू नहीं देने वाला है तुम्हें। और जब तुम इसको कैलकुलेट करते भी हो तो भी तुम्हें यहाँ पे क्लियरली दिखाई पड़ता है कि इधर 2 - √3 आ जाता है, ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है और ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, जो कि इक्वल हो ही नहीं सकते। आई थिंक अभी समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद चलते हैं हम कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज पे। फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ लॉग, ये होती क्या क्या है? तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हम पहले देख लेते हैं यार। फर्स्ट वन इज log of a base a is always 1. Second one is log of 1 base a is always 0. And third one is log of a power n base a is always n, where a should be greater than 0 and not equal to 1.
These are the three fundamental identities and what you have to do is to prove these identities. इससे आसान कुछ दे नहीं सकता यार मैं अभी फिलहाल तो. You have to prove these identities. वैसे ये आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज ये सब आपको याद रखनी है यार अच्छी तरीके से, अभी से अपने दिमाग में बिठा लो कि ये सब तुम्हें याद रखनी है. सारे क्वेश्चंस, लॉग की इक्वेशंस, लॉग की इनइक्वालिटी, सब कुछ इससे ही सॉल्व होगा. तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है. अच्छा, जो भी प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा जैसा वो लिखा होगा उसको ही फॉलो करना है, इसमें कोई अपना मैथमेटिक्स मत लगाना अपनी तरफ से. फर्स्ट प्रॉपर्टी है log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a इक्वल टू log ऑफ m इंटू n बेस a. ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी. अच्छा, इसी में कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ अपनी मैथमेटिक्स लगा के क्या करते हैं, log कॉमन निकाल लेते हैं और इसको लिख देते हैं log ऑफ m प्लस n बेस a. और ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ये हमें कभी नहीं लिखना है, इसीलिए मैंने लिख करके क्रॉस कर दिया. log एक फंक्शन है, कोई कोफिशिएंट नहीं है कि हम उसको कॉमन निकाल लेंगे. ठीक है, तो ऐसा कभी मत करना, ये होता है एक्चुअल रूल इसका. और इसका हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, एक रिजल्ट लिख सकते हैं जनरलाइज करके कि अगर सपोज हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर लिखे हो जिनका बेस सेम है. लॉग में ऐसे काफी सारे नंबर लिखे हैं, log ऑफ x1 बेस a, log ऑफ x2 बेस a प्लस log ऑफ x3 बेस a एंड सो ऑन, log ऑफ xn बेस a. तो हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट मींस x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn, ऐसा कर देते हैं. ठीक है. ऐसे ही दूसरा रिजल्ट आता है कि सपोज log ऑफ m बेस a माइनस log ऑफ n बेस a, ये लिखा हुआ है. तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं कि log ऑफ m बाई n, मतलब अगर दो log सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सेम बेस पे तो हम नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं. ये दूसरा वाला रूल है. तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले ये दोनों प्रॉपर्टीज को हम डिराइव करते हैं. तुम पहले नोट कर लो, फिर मैं डिराइव करके दिखाता हूँ. चलो, अब मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ, फर्स्ट वाले का प्रूफ. ठीक है, पहले मैं तुम्हें फर्स्ट वाले का प्रूफ दिखाऊंगा, सेकंड वाला तुम लोग डिराइव करोगे. मैं क्या कर रहा हूँ, log ऑफ m बेस a को मैंने x ले लिया है, तो यहां से मुझे मिलेगा m इक्वल टू a रेज टू द पावर x, और log ऑफ n बेस a, इसको मैंने y ले लिया है, तो n का वैल्यू मिलेगा मुझे a रेज टू द पावर y. अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे m इंटू n मिलेगा a रेज टू द पावर x इंटू a रेज टू द पावर y. तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर x प्लस y, m इंटू n. एक्सक्यूज मी. अब यहां पे अगर मैं डेफिनेशन यूज करूं, तो ये लिखा हुआ है नंबर इक्वल टू बेस रेज टू द पावर वैल्यू. मैं उल्टा डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, मैं लॉग के फॉर्म में लाता हूं. तो जब मैं लॉग के फॉर्म में लाऊंगा तो ये है नंबर, बेस आ जाएगा यहाँ पे, लॉग यहाँ पे आ गया और वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पे. और तुम्हें पता है कि x और y का वैल्यू मैंने क्या लिया था. तो जब मैं x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, log ऑफ m बेस a प्लस log ऑफ n बेस a, और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, log ऑफ m इंटू n बेस a. आई थिंक अभी समझ में आया होगा ये कैसे किया मैंने. ठीक है, इसको देखो और सेकंड प्रॉपर्टी देख करके जल्दी से प्रूव करो, और जैसे ही प्रूव हो जाएगा मुझे बोलो फटाक से. ओके, सबका हो गया है ना, या किसी को डाउट है अभी? हो गया. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3. व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 3? दिस इज log ऑफ, say base is a and m raised to the power n. So it will be n into log of m base a. ठीक है, ऐसे एक और प्रॉपर्टी बनता है, इसको जनरलाइज कर लेंगे. अगर बेस पे भी पावर है, नंबर का पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. अगर बेस पे भी पावर होगा, मतलब बेस पे पावर यहाँ पे a रेज टू द पावर भी है, नंबर पे पावर है m रेज टू द पावर n, तो नंबर का पावर मल्टीप्लाई होता है और बेस का पावर डिवाइड होता है, और यहाँ पे आ जाता है log ऑफ m बेस a.
ये है प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। और इसके बाद आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज बेस चेंजिंग थ्योरम भी बोलते हैं हम उसको। बेस चेंजिंग थ्योरम वो क्या होती है? अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि log of m base n, so we can write it as log of m upon log of n, and we can use any base over here, but condition क्या होनी चाहिए कि वो जो भी नंबर तुम यूज कर रहे हो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे कोई भी बेस यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी के कोरोलरीज में जो आते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें से एक मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि log of m base n कैन बी रिटन एज 1 अपॉन log of n base m। मतलब नंबर और बेस को अगर चेंज कर दोगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। वो तो खैर हम यहाँ से जो मैंने ये लिखा है ना इससे ही प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रूव हो जाता है, क्योंकि log of m base n को हम क्या बोलते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इट कैन बी रिटन एज log of m डिवाइडेड बाय log of n। और मैंने बोला बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, तो अगर मैं m को ही बेस ले लेता हूँ तो ये log of m base m 1 बन जाएगा और ये ऐसा दिखने लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो एक तो ये कोरोलरी बन जाता है, वो ऊपर से ही बनता है, बट डिराइव हमें क्या करना है, हमें पहले इसको डिराइव करना पड़ेगा। ये डिराइव हो जाएगा तो ये तो अपने आप डिराइव हो जाएगा। उसके अलावा क्या होता है कि एक सीरीज चलती है, प्रोडक्ट सीरीज, जिसमें नंबर और बेस की सीरीज चलती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a, यहाँ लिखा b। अब जो यहाँ पे बेस है, दूसरे लॉग में क्या करूंगा, उसको नंबर बना दूंगा और यहाँ पे बेस लिख दिया c। अब जो यहाँ बेस है उसको मैंने आगे कर दिया c और यहाँ पे लिख दिया d। ऐसे करके काफी बड़ी सी सीरीज बनाई जा सकती है, बट मैं इतने शॉर्ट फॉर्म में ही बता रहा हूँ कि अगर ऐसा भी लिखा होगा तो तुम इसको लिख सकते हो log of a बेस d, मतलब पहले वाले का नंबर लास्ट वाले का बेस, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये समझना भी आसान है। क्यों? क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलेंगे log a अपॉन log b मल्टीप्लाइड बाय log b अपॉन log c मल्टीप्लाइड बाय log c अपॉन log d। बेस में तुम कुछ भी डाल दो, बेस में 10 डाल दो या कुछ भी डाल दो। अब करोगे क्या, इन सारे टर्म्स को तुम कैंसिल करोगे तो तुम्हारे पास दो ही आएंगे, log a और लास्ट में क्या आ रहा होगा, log d। अगर मैं यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम बनाऊंगा तो ये आ जाएगा log of a बेस d, ठीक है ना। बट बात ये है कि ये कैसे प्रूव होगा, मेन ये, अगर ये प्रूव कर लिया तो ये दोनों तो अपने आप प्रूव हो जाएंगे। सो नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव इज 3, 4 एंड 5। थर्ड प्रॉपर्टी लिखी हुई है यार, एक सेकंड में जरा ठीक से बैठ जाता हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी को मैंने क्या लिखा था, log ऑफ, यहाँ पे है बेस a, इधर है नंबर के ऊपर एक पावर लिखा हुआ है, मैं इसको कुछ x अज्यूम कर लेता हूँ एंड बाय यूजिंग द डेफिनेशन मैं क्या बोलूंगा कि नंबर इक्वल टू बेस रेज टू द पावर वैल्यू, ये आ जाएगा। नाउ आई एम टेकिंग nth रूट, नाउ आई एम टेकिंग nth रूट। तो nth रूट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है m पावर n, मैं बोल रहा हूँ होल पावर 1/n करना है और दोनों साइड पे ही करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा a पावर x होल पावर 1/n। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, जब देखेंगे पावर्स मल्टीप्लाई करके, तो ये तो m मिल जाएगा बिकॉज n इंटू 1/n इज 1। और यहाँ पे देखेंगे पावर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x/n। नाउ वी आर अगेन यूजिंग द डेफिनेशन। पहले हम लोगों ने log से इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया था, अब एक्सपोनेंशियल से log में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज द नंबर, a इज द बेस एंड दिस इज द log, एंड वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी पावर में था वो वैल्यू हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज x कैन बी रिटन एज n इंटू log ऑफ m बेस a, है ना। और x हमने क्या कंसीडर किया था, इसको कंसीडर किया था, तो इट इज log ऑफ m बेस a। सिमिलरली अगर हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे तो वो भी हम ऐसे ही कर रहे होंगे। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा log ऑफ a पावर b, यहाँ पे लिखा होगा m पावर n, और मैं इसको कंसीडर करूंगा x, एंड देन बाय यूजिंग डेफिनेशन वी कैन राइट इट एज नंबर इक्वल टू बेस रेज टू द पावर वैल्यू करोगे तो ये पावर bx हो जाएगा। देन टेकिंग
nth रूट, तो nth रूट लोगे तो तुम्हें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो m आने वाला है और यहाँ पे क्या आ जाएगा a पावर bx by n, देन by definition, again by using definition, सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा log of m base a इक्वल टू bx by n, सो x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा होगा n by b log of m base a। यार इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछते जाना है, क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज है और सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तुम लोग पावर आवर वाले और इंडाइसेस वाले चीजें पता नहीं तुमने 8th में पढ़ी थी या 9th में पढ़ी थी, आई डोंट नो, तो वो रिकॉल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर तुम्हें अभी कहीं पे भी डाउट आ रहा हो तो मुझे पूछ लेना, और अगर नहीं आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझ में आ गया तो बेस्ट है। हम लोग को प्रॉपर्टीज यूज करनी है, डेरिवेशन जनरली कहीं नहीं पूछा जाता है जनरली, लेकिन मैं डेरिवेशन इसलिए बताता हूँ क्योंकि एक बार डेरिवेशन पता चल जाए तो फॉर्मूला लर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ये लिखा हुआ है हमारे पास log of m base n and what we have to prove is log of m upon log of n, और यहाँ पे बेस में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, a b c जो तुम डालना चाहो, बट कंडीशन है कि वो बेस की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। सो ये कहां से स्टार्ट किया, ये किसी ने प्रूफ कर पाया या नहीं कर पाया, पहले तो ये बताओ। नहीं, अच्छा स्टार्ट कहां से किया ये बताओ। नहीं, हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली राइट हैंड साइड में हमें a इंट्रोड्यूस करना है ना, इसके लिए हम इसको राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे log of m base a को कुछ x अज्यूम कर लेता हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे क्या मिलेगा, m इक्वल टू a पावर x मिलेगा, और log of n base a को मैं कुछ y अज्यूम कर लेता हूँ, तो n की जगह पर मुझे मिल जाएगा a पावर y, ऐसा मिल जाएगा। तो एक तो रिलेशन हमें ये मिल गया और दूसरा रिलेशन हमें ये मिल गया, ठीक है। अब हम यहां से इसके बाद हम क्या करें, तो मैं क्या करता हूं, यहां से मैं a का वैल्यू निकालता हूं इधर से, इस रिलेशन से, तो a का वैल्यू मुझे मिल रहा होगा n रेज टू द पावर 1 by y, क्योंकि yth रूट लोगे, इधर पावर y है तो दूसरी साइड जाकर के 1 by y हो जाएगी। और मुझे फाइनल में क्या चाहिए, देखो मुझे m बेस n चाहिए था, तो मैंने क्या किया, यहां से इसको मैं लिख देता हूं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से मैंने a का वैल्यू कैलकुलेट किया और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया। सो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो a कैन बी रिटन एज n रेज टू द पावर 1 by y होल रेज टू द पावर x। सो इट कैन बी रिटन एज जब मैं इंडाइसेस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो इट कैन बी रिटन एज n रेज टू द पावर x by y। एंड नाउ मैं डेफिनेशन यूज करूंगा, एक्सपोनेंशियल से लॉग में लेकर के जाऊंगा इसको, तो बाय यूजिंग डेफिनेशन, ये नंबर है, ये बेस है, ये पावर है, सो वी कैन राइट इट एज log of m base n equal to x upon y, and you know what is x, what is y? x is what? log of m base a, and y is what? log of n base a। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक दो चीजें और मैं बता रहा हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान से देखना, वो डिनोशन से ही रिलेटेड है। कभी कभी क्या होता है कि लिखा होता है कि log of x, ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ log of x। तो log of x लिखने का मतलब क्या है, इट इज log of x base 10। इसको हम log of x base 10 लेते हैं, और ये कब लेते हैं, जब तक हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं। एलजेब्रा में जब भी log of x लिखा होगा, क्या लिख गया यार, एलजेब्रा का तो पता नहीं क्या लिख दिया मैंने। जब भी हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको log of x base 10 कंसिडर करेंगे, और जब हम 12th क्लास में जाएंगे, जब हम कैलकुलस पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे जो log of x होता है उसका मतलब होता है log of x base e। e is the Napier's constant। नेपियर जिसने पूरा का पूरा log डिस्कवर किया या log बनाया, उसका कांस्टेंट होता है, दैट इज नोन एज नेपियर्स कांस्टेंट। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ई एक इरेशनल नंबर होता है, मैंने बताया था, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होता है, मैंने रैशनल इरेशनल नंबर्स में बताया था। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में lnx भी लिखते हैं। lnx का मतलब होता है लॉग नेचुरल बेस, ही इज कंसिडर्ड एज लॉग नेचुरल बेस, तो lnx भी लिख देते हैं। और ये कब होगा, जब हम कैलकुलस पढ़ रहे होंगे,
तो वहां पे log x का मतलब होता है ln x या log of x बेस c। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अलजेब्रा। अलजेब्रा में कभी भी log x लिखा होता है तो उसका मतलब है log of x बेस 10। ये तुम्हें याद रखना है, हमें कई जगह पर यूज करना पड़ सकता है ये, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी 6 बची हुई है, तो प्रॉपर्टी 6 भी देख लेते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी प्रॉपर्टी यही है और डिफरेंशिएशन में तो बहुत यूज होती है और देखने में भी काफी खतरनाक है। ऐसे दिखाई पड़ती है, a रेज टू द पावर log ऑफ b बेस c। देखो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा है, कितना खतरनाक दिखाई पड़ रहा है, a पावर log ऑफ b बेस c। इसका वैल्यू होता है, इसमें हम a और b को, मतलब इधर वाला जो बेस है और ये जो नंबर है, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, b पावर log ऑफ a बेस c, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये है इसकी प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी से हम लोग एक दो कोरोलरीज भी बना सकते हैं, जैसे अगर कभी लिखा हुआ है सपोज a पावर log ऑफ x बेस a, तो तुम इसको डायरेक्टली x लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम a और x को इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पे देखना बेस में क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा x और पावर में चला जाएगा वहां ऊपर a, एंड log ऑफ a बेस a इज व्हाट 1, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि x पावर 1 इज x ओनली। और इसी को कई बार क्या होता है, ऐसे भी लिखा रहता है e पावर ln x, दैट इज व्हाट, दैट इज x। क्योंकि जब इसमें भी हम x और e को इंटरचेंज करेंगे तो यह आ जाएगा x पावर ln e, एंड ln e का मतलब क्या, log ऑफ e बेस e, log ऑफ e बेस e क्या होगा 1, तो यही आ जाएगा। और इक्वेशन के सबसे अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो इस पे ही बनते हैं। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू प्रूव प्रॉपर्टी नंबर 6 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 1 to 5। जो तुम्हें यूज करना हो यूज करो। आई एम गिविंग यू 5 minutes एंड यू हैव टू डिराइव प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 6। मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, और मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहा हूं x, दैट इज a रेज टू द पावर log ऑफ b बेस c। और मैं यूज करूंगा डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन आई कैन राइट इट, ये है नंबर इक्वल टू बेस रेज टू द पावर वैल्यू। ध्यान से देखना यार, अब नंबर इक्वल टू बेस रेज टू द पावर वैल्यू, मैं इसको लॉग में अगर कन्वर्ट करूंगा तो मुझे दिखेगा log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x बेस b बेस c। जो भी पावर में था वो वैल्यू बन गया, जो यहाँ a था वो बेस बन गया, x एज इट इज रहा। अब मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में a बेस में दिख रहा था, मुझे b बेस में चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करता हूँ। बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करूंगा तो मुझे मिलेगा log ऑफ x अपॉन log ऑफ a, और यहां पे मिलेगा log ऑफ b अपॉन log ऑफ c। और फिर मैं क्या करूंगा, ये log a और log b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर उधर, तो मुझे मिलेगा log x अपॉन log b, और यहां पे मिलेगा log a अपॉन log c, ठीक है। फिर से मैं बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करूंगा, तो यहां पे ये बन जाएगा log ऑफ x बेस b, और यहां पे बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करूंगा तो ये बन जाएगा log ऑफ a बेस c। और फिर से मैं डेफिनेशन यूज करूंगा, सो बाय डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं इसको, नंबर दैट मीन्स x कैन बी रिटन एज बेस दैट मीन्स b raised to the power value that is log of a base c. This is the right hand side. क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं GIF। GIF वीडियो का फॉर्मेट भी होता है एक, वैसे तो GIF बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं एक नाम और देते हैं, हम इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन नाम इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका ग्राफ जो बनता है ना वो स्टेप वाला बनता है, इसके लिए इसको स्टेप फंक्शन नाम देते हैं। या फिर जो मैं इसको मैक्सिमम बोलता हूँ, मतलब वो भी इसका ही एक नाम है, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स।
इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये इसका नाम है। तो इतने नाम होते हैं इसके, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं ये होता क्या है, कैसे डिनोट किया जाता है। तो ये ऐसे डिनोट करते हैं, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x। डिनोट करने का मेथड क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, इसको हम बॉक्स ऑफ x भी बोलते हैं, बॉक्स ऑफ x। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, लेस देन और इक्वल टू x मतलब x से, अगर x खुद एक इंटीजर है, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, अगर x खुद एक इंटीजर है यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 लिखा हुआ है, तो तुम डायरेक्टली 2 उठा लोगे, ठीक है। लेकिन सपोज अगर x एक इंटीजर नहीं है, जैसे लिखा हुआ है 2.5, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.5 ऐसा लिखा हुआ है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.5 का मतलब क्या है कि 2.5 से जस्ट पहले जो इंटीजर आने वाला है, तो वो कौन सा इंटीजर आने वाला है, वो 2 आने वाला है। मतलब अगर ये नॉन इंटीजर है तो हम इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर उठाएंगे, और अगर वो इंटीजर है तो हम एज इट इज उठा लेंगे। सीधी सी बात है कि नंबर का जो भी इंटीग्रल पार्ट है वो हमें पिक करना है वहां पे। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता कि सपोज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई, ये क्या होगा, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाई जो होता है वो होता है 3, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग होता है, तो 3.14 समथिंग से जस्ट पहले आने वाला वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3। अच्छा, इसके बाद सपोज अगर मैं लिखता हूँ कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2.3, ये क्या होगा, काव्या बता जरा क्या होगा ये। सॉरी, -2 होना चाहिए, नहीं -3, ये -3 होना चाहिए, क्योंकि नंबर लाइन पे जब आप लिखोगे तो -3 2.3 जो होता है वो इट इज लाइंग बिटवीन -2 एंड -3। सो -2.3 से जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा होगा, -3 होगा, तो हम बोलेंगे, ठीक है। अभिनव, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे लिए है। क्वेश्चन है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.9 बार, ये क्या होगा, ये बताओ मुझे। 2 होना चाहिए, इसलिए 2 होना चाहिए बिकॉज 1.9 बार को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो हमें 1.9 बार का वैल्यू 2 मिला था, तो इसके लिए इसका वैल्यू जो है वो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। समझ में आ रहा होगा ये, आई थिंक, जितना भी मैंने अभी तक बताया है। तो प्रथमेश आ गया है, प्रथमेश अपना कैम ऑन कर दे एक बार। तो ये फिलहाल हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कुछ इस तरीके का होता है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले वो देखते हैं। प्रॉपर्टीज ये होती है, सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, क्योंकि वो नंबर हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है, और उसके प्रीसीडिंग नंबर से ग्रेटर होता है, ये श्योर है, प्रीसीडिंग नंबर से ग्रेटर होता है। बट नंबर के लिए अगर हम देखेंगे, एक्स के लिए देखेंगे, तो या तो उससे लेसर होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम ऐसा बोल देते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट में सम इंटीजर लिखा हुआ है, कोई इंटीग्रल वैल्यू लिखी है, तो हम इसको डायरेक्टली बोल देते हैं कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आई करके इसको लिखा जा सकता है। मतलब ये जो इंटीग्रल वैल्यू अंदर लिखी हुई है उसको हम एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं, वेयर आई इज एन इंटीजर। ये तुम आराम से देख करके समझ भी सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.3 प्लस 5, तो सिंपल सी बात है कि ये 5 जब ऐड होगा तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू को ही तो आगे बढ़ा रहा होगा, मतलब ये 7.3 बना देगा, तो इसको हम डायरेक्टली 7 लिख सकते हैं। अब या तुम डायरेक्टली 7 लिखो या स्प्लिट करके लिख दो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.3 इज 2 एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 इज 5, सो स्प्लिट करके भी वैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर इंटीजर है तो आप डायरेक्टली उसको बाहर निकाल सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ये है। आई होप ये क्लियर होगा। किसी को डाउट है यहां तक अभी? नहीं। इसके बाद हम चलते हैं कि अगर लिखा हुआ है सपोज
इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 प्लस x2, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 प्लस x2 लिखा हुआ है, तो ये कैसा आएगा? मैं बोल रहा हूं कि ये आएगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x2 प्लस 1 से लेसर एंड इक्वल होना चाहिए, और ग्रेटर किससे होना चाहिए? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x1 प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x2, ऐसा होना चाहिए ये थर्ड प्रॉपर्टी। अब जरा सोच के बताओ यार, ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए कि अगर आपने x1 और x2 अगर सपोज नॉर्मल दो इंटीजर ले लिए, से 5 और 3, तो 5 प्लस 3 करोगे तो 8 आएगा, और अगर हम यहाँ पे 5 और 3 रखेंगे तो 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, तो 9 से तो लेसर रहने वाला है, और 5 प्लस 3 के इक्वल रहने वाला है। लेकिन अगर सपोज x1 का वैल्यू मैं डालता हूँ 5.3 और x2 का वैल्यू डालता हूँ मैं 3.3, तो सोच के देखो ये क्या आ रहा होगा? 8.6 आ रहा होगा। इंटीग्रल पार्ट निकालोगे तो 8 आएगा, जो यहाँ पे भी 8 आने वाला है, ठीक है। और अगर यहाँ देखोगे तो ये 8 प्लस 1 करोगे तो 9, तो वो इनइक्वालिटी अभी भी वैलिड है। लेकिन अगर हमने सपोज ऐसा कर दिया कि 5.9 एंड 3.9, इन दैट केस क्या होगा? अभी देखना इंटीग्रल पार्ट कितना आने वाला है यहाँ पे, ये आ जाएगा 5.9 प्लस 3.9 करोगे तो इट विल बी अराउंड 9.8। जब इंटीग्रल पार्ट हम लेंगे इस जगह पे तो आएगा 9, जबकि यहाँ पे जब हम ले रहे होंगे तो इट इज 5 प्लस 3, और जब यहाँ पे हम ले रहे होंगे तो इट इज 5 प्लस 3 प्लस 1। तो देखो इनइक्वालिटी अभी भी वैलिड है, लेकिन क्या हो रहा है? जब फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन का सम अगर 1 के ऊपर निकल जाता है, इन दैट केस वो इसके इक्वल हो जाता है, और दोनों फ्रैक्शन का सम अगर लेस देन 1 रहता है तो इन दैट केस वो इसके इक्वल रहता है। तो ये इनइक्वालिटी इसलिए वैलिड रहती है क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन भी कभी कभी क्या होता है, ऐड होकर के 1 बन जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? किसी को डाउट हो तो यार अभी बोल दो अभी तक, ठीक है। अब मुझे यार एक प्रॉपर्टी और बतानी है, लेकिन यहाँ पे मुझे जगह नहीं मिल रही कुछ भी बताने के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डाल देता हूँ मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं इसको डाल देता हूँ फोर्थ प्रॉपर्टी, और थर्ड प्रॉपर्टी में कहीं अलग बता देता हूँ, मतलब इसको फोर्थ डाल दिया मैंने, प्रॉपर्टी का नंबर चेंज कर दिया है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ -x, ये क्या होगा? इसके लिए मैं लिख देता हूँ व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो -x का मतलब नेगेटिव नंबर आ गया। इसको हम डायरेक्टली -x लिख सकते हैं। कब लिखोगे? व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और जब वो इंटीजर नहीं होगा तो इट विल बी माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये एग्जांपल हमारे लिए है, इसके लिए सामने ध्यान से देखो। हमने देखा एक्चुअली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग -3 आना चाहिए, और अगर हम इसके थ्रू चलते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? -2.3 -1। ध्यान से देखो, माइनस बॉक्स ऑफ 2.3 लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा? बॉक्स ऑफ 2.3 इज -2 -1, ये करोगे तो तुम्हें 3 ही मिलने वाला है। तो मैंने फॉर्मुलाइज जो किया है वो मैंने इस कंडीशन को देख करके इसको फॉर्मुलाइज किया है। एक्चुअल कंडीशन ये थी, जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी थी ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो एक्चुअल कंडीशन है, उसी को देख करके फिर मैंने इसका ये फॉर्मूला बनाया है। अब तुम लोग इसको आराम से देखो और देख करके मुझे बताओ, किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट हो तो डिस्कस करो, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। मैं इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ तो थोड़ा सा तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। ये मैं बना देता हूँ यहाँ पे, अरे यार ठीक है। तो अब मैं कोई डिफरेंट कलर ले लेता हूँ यार ग्राफ प्लॉट करने के लिए। देखना क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, तो इंटीग्रल पार्ट भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रल पार्ट का मतलब होता है कि उस नंबर में जो भी इंटीजर है, उस नंबर के जस्ट पहले वाला इंटीजर। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि 0, तो 0 पे 0 ही इंटीजर है, 0.1 के जस्ट पहले 0 इंटीजर है, 0.2 के जस्ट पहले 0 इंटीजर है। तो 0 से लेकर के 1 तक अगर तुम कोई भी नंबर देख रहे होगे, उन सबसे पहले वाला इंटीजर क्या आने वाला है? 0। मतलब अगर मैं यहाँ साइड में वैल्यू लिखता जाऊं तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, 0 0 ही रहेगा,
इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 + 1 ये 0.1 ये क्या है 0 ही रहेगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0.2 ये भी क्या रहेगा ये 0 ही रहेगा, एंड सो ऑन। ये सब कुछ 0 ही रहने वाला है। कब तक 0 रहने वाला है? जब तक ये 1 पे नहीं आ जाता। जैसे ही ये 1 पे आएगा तो 1 पे इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिखूंगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 तो वो हो जाएगा 1। जैसे ही ये 1 पे आएगा ये पॉइंट स्विच करके ऊपर यानी कि 1 पे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये वैल्यू लेगा 1। फिर 1.1 के लिए इंटीग्रल पार्ट क्या रहने वाला है, 1.1 के लिए 1 रहने वाला है, 1.2 के लिए भी ये 1 रहने वाला है क्योंकि 1.2 से जस्ट पहले 1 ही इंटीजर है। तो यहां से लेकर के 2 तक ये 1 ही रहने वाला है। लेकिन जैसे ही तुम 2 पे जाओगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 क्या आ जाएगा, वो 2 हो जाएगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 इज 2। फिर 2.1 पे 2 रहेगा, 2.2 पे भी 2 रहेगा, 2.3 2.4 तक वो मतलब जब तक 3 नहीं आ जाता तब तक वो 2 ही रहने वाला है। लेकिन जैसे ही 3 आएगा तो 3 पे ही ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये होल और डॉट का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। 3 पे मैं यहाँ पे होल बना देता हूँ, ऊपर डॉट बना देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि 3 पे वैल्यू वो यहाँ नहीं ले रहा है बल्कि यहाँ पे ले रहा है। अब 3 से लेकर के 4 तक वो वैल्यू 3 ही लेने वाला है, लेकिन जैसे ये 4 पे जाएगा तो ये वैल्यू फिर से ऊपर स्विच हो जाएगी, मतलब ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू। अब 4 पे उसका इंटीग्रल पार्ट 4 बन जाएगा, एंड सो ऑन ये चल रहा होगा। तो तुम्हें ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे इसने वैल्यू 3 ले लिया, इसके ऊपर वैल्यू 4 ले लिया। अब अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे यानी -1 से 0 की तरफ रहेंगे तो -1 से 0 की तरफ इसको देखोगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा होगा, -1 आ रहा होगा। यहाँ तक ये -1 आ रहा है। फिर -2 पे अगर तुम देखोगे -2 से लेकर के -1 के बीच में क्या आ रहा है, तो -2 से लेकर के -1 पे वैल्यू इसका जो है वो -2 ही आ रहा है ये। तो इस तरीके से ये स्टेप्स बन रहे हैं पूरे में। सिमिलरली हम -3 पे भी देख सकते हैं कि -3 पे वैल्यू क्या आ रहा होगा, -3 से लेकर के -2 तक उसका जो वैल्यू होगा दैट इज -3। तो ऐसा ग्राफ बनता है, और ग्राफ में पूरा का पूरा स्टेप्स दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, सारे स्टेप्स बन रहे हैं। ये स्टेप्स के फॉर्म में बन रहा है कि एक स्टेप यहाँ बना, फिर दूसरा स्टेप यहाँ बना, तीसरा स्टेप यहाँ बना। ग्राफ इस तरीके का बनता है, इसीलिए हम इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। लेकिन ग्राफ कैसे बन रहा है ये सबको समझ में आना चाहिए। अगर किसी को ये समझने में डाउट आ रहा है तो मुझे एक बार पूछो। दैट इज अगेन अ फंक्शन विच इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है वैसे हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये क्या फंक्शन होता है, जरा इसको भी लिखते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं y = कर्ली ब्रैकेट ऑफ x, और इसका वैल्यू जो होता है दैट इज x माइनस इंटीग्रल पार्ट। मतलब नंबर में से जब आप उसका इंटीग्रल पार्ट निकाल देते हो तो जो भी बचता है दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट अगर हमने हटा दिया तो जो भी कुछ बच रहा है दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, चलो पहले एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे सपोज मेरे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.2, तो 1.2 में से अगर मैं 1 इसका इंटीग्रल पार्ट है, 1 हटा दूंगा तो इंटीग्रल पार्ट में क्या आ जाएगा 0.2, ठीक है। या अगर सपोज मैं लिखता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, तो यहाँ पे तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है ही नहीं, तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा इंटीग्रल पार्ट है। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 ही आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई क्या आने वाला है, पाई में से इसका इंटीग्रल पार्ट क्या आया था 3 आया था, वो मैंने हटा दिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई क्या आ गया, पाई -3 आ जाएगा। जो भी इंटीग्रल पार्ट को हटाने के बाद बच रहा होगा दैट इज द फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सपोज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.2, काव्या मुझे बता इसका वैल्यू क्या आने वाला है। Sir, -0.8. 0.8 एग्जैक्टली, माइनस नहीं प्लस, अच्छा हाँ प्लस होगा। नंबर तुम्हारे पास है -1.2 और इसमें से जब इसका तुम फ्रैक्शनल पार्ट सॉरी इंटीग्रल पार्ट जो निकालोगे वो आएगा -2, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें दिखेगा 2 - 1.2 दैट इज 0.8। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसकी प्रॉपर्टीज होती है सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज ऑलवेज 0।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर। अब इंटीजर चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब भी वो इंटीजर है वो हमेशा 0 रहने वाला है। दूसरी बात, अगर हमने ये लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आएगा, क्योंकि इंटीजर की वजह से फ्रैक्शन पार्ट में कोई चेंज नहीं होता, फ्रैक्शनल पार्ट में कोई चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ कि अगर कभी लिखा हुआ है 2.2 प्लस 5, तो मैंने अगर यहाँ पे इंटीजर ऐड भी कर दिया तो ये फाइनली क्या आ रहा होगा, ये फाइनली आ जाएगा 7.2। तो 7.2 से क्या हुआ, इसके इंटीग्रल पार्ट में तो चेंज हुआ, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट तो अभी भी 0.2 है ना, जो पहले था वही अभी भी है। ठीक है ना? आई थिंक ये क्लियर होगा सबको। ठीक है, अच्छा थर्ड क्या है? थर्ड है, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि इफ x इज पॉजिटिव, इन दैट केस इफ x इज पॉजिटिव देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x ये क्या क्या वैल्यू लेता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x या तो 0 हो जाएगा। 0 कब होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। जब भी x इंटीजर को बिलोंग कर रहा होगा तो फ्रैक्शनल, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि अगर इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है। लेकिन अगर x इंटीजर नहीं है तो ये आ जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां पे देखना, ये वही सेम चीज मैंने करके दिखाई है तुम्हें पहले यहाँ पे, कि माइनस 1.2 था। एक्चुअल कैलकुलेशन यहाँ थी, एक्चुअल कैलकुलेशन यहाँ थी कि मैंने क्या किया कि नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट सब्ट्रैक्ट किया और सब कुछ किया। तो ये एक्चुअल कैलकुलेशन थी, लेकिन मुझे फॉर्मूला बनाना था, तो फॉर्मूला मैंने कैसा बनाया? फॉर्मूला मैंने ऐसा बनाया, ऐसा। अब तुम यहां से देख सकते हो, इसी को अगर मैं लिखूं, सॉरी, इसी को अगर मैं लिखूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.2, देन इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 and it can be written as 1 minus 0.2, that can be written as 0.8। तो 0.8 लाने के लिए मैंने इस तरीके का कैलकुलेशन बना दिया है, बट एक्चुअल कैलकुलेशन इसका ये है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं है। इसको नोट कर लो जल्दी से, ग्राफ ध्यान से देखना इसका। ग्राफ में देखो तुम्हें क्या दिखने वाला है। मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूं, वो एक्चुअली प्रॉपर्टी में भी मैं लिख दूंगा, मैंने लिखा नहीं है, प्रॉपर्टी में भी मुझे लिख देना चाहिए था वो। देखते जाना जरा। अगर मैं वैल्यू लूंगा 0 तो फ्रैक्शनल पार्ट आने वाला है 0। मैं लूंगा 0.1 तो आएगा 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5, इस तरीके से चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? जब तक कि वैल्यू 1 नहीं आ जाता। ये लाइन ऐसे ही बनेगी, ये वाली लाइन यहां से लेकर के यहां तक, ये लाइन एज इट इज बनेगी। क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू 0.1 डालोगे तो 0.1 आएगा, 0.2 डालोगे तो वैल्यू 0.2 आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू देर होगा। लेकिन जैसे ही 1 आएगा, 1 क्योंकि एक इंटीजर बन चुका है, तो 1 आने की वजह से ये क्या हो जाएगा? ये फिर से 0 पे आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 0 हो जाता है। अब क्या होगा? 1 से लेकर के 2 के बीच में देखो क्या हो रहा होगा। 1 से लेकर के 2 के बीच में ऐसा होगा कि 1.1 पे 0.1, 1.2 पे 0.2, 1.3 पे 0.3 एंड सो ऑन जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप 2 पे पहुंचोगे, मतलब ये लाइन फिर से ऐसे ही चल रही होगी, लेकिन जैसे ही 2 पे पहुंचोगे ये फिर से 0 हो जाएगा। फिर 2 से 3 के बीच में क्या होगा? 2.1 पे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम 3 पे पहुंचेंगे तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरीके के ग्राफ आगे बनते जा रहे होंगे। यहाँ पे भी देखोगे तो -1 पे अगर तुम देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा। और यहां से -2 के लिए ग्राफ ऐसा जा रहा होगा एंड सो ऑन। तो ऐसा ग्राफ बन रहा है जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, पर कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो पा रहा है। ये देखना बहुत जरूरी है। मतलब इसको मैं प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिख देता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। 0 से 1 के बीच में ही हमेशा लाई करता है। ये पॉइंट समझने में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो यार एक बार मुझे, और नहीं है तो उसको अब नोट कर लो।